हाय एवरीवन। आज हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पांचवा हमारा पॉइंट चल रहा था, तो अभी हम इसी में हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले कि भाई जो हमने अभी तक रिवीजन करी उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा हमारे पढ़ाई पर। तो ओवरऑल मैंने अभी तक आपको कितनी एडजस्टमेंट करा दी है, मैंने आपको ये जहां पर डन लिखा हुआ है वो सारी एडजस्टमेंट मैं आपको करा चुका हूँ पिछली क्लास तक। आज भी मैं आपको काफी हद तक डेप्रीशिएशन की करा दूंगा, मैनेजर कमीशन की करा दूंगा, एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस करा दूंगा। एंड इसके बाद ये वाली जो तीन एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरलिंक करती है एडजस्टमेंट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन से। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक रिवीजन क्लास डेप्रीशिएशन की नहीं देखी है वो एडजस्टमेंट ये नहीं कर पाएगा। टू बी वेरी क्लियर, डेप्रीशिएशन पड़ा होना चाहिए ये एडजस्टमेंट के लिए। आ जाइए। एडजस्टमेंट नंबर 9 थी, अब 10 कर रहे हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट ज्यादा मुश्किल है नहीं। डिपेंड करता है कि डेप्रीशिएशन के अंदर जब आप डेप्रीशिएशन करते हैं तो आपको पता है डेप्रीशिएशन में दो केस होते हैं दोस्त। पहला केस कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, और दूसरा केस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन किया है। मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आपने मेरे से डेप्रीशिएशन का रिवीजन कर लिया होगा, और क्योंकि अगर आपने मेरी क्लास से डेप्रीशिएशन का रिवीजन कर लिया हो, क्योंकि वो मैंने सबसे पहले कराया था, ये बाद में आया है। अगर आप शुरू से क्लास देखते हुए आए तो डेप्रीशिएशन का रिवीजन करा होगा, तो मैंने वहां पर आपको सारे केसेस एक्सप्लेन कर दिए थे। तो केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि जो डेप्रीशिएशन है वो मशीन अकाउंट में जाकर चार्ज किया जाएगा। तो एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, या फिर मशीन ना लिखते हुए टू एसेट अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये बड़ी सिंपल एंट्री है कि भैया डेप्रीशिएशन हमारे लिए खर्चा है, हमने खर्चे को डेबिट कर दिया, और उस खर्चे की वजह से, उस लॉस की वजह से, डेप्रीशिएशन खर्चा और लॉस को भी ट्रीट कर सकते हैं, उस लॉस की वजह से मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर आपके पास पहला केस क्या था, इसी में आपके पास क्या होता है, व्हेन व्हेन डेप्रीशिएशन is given in when depreciation is given in adjustment। अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिर रखी है, मतलब कहां पर दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो अगर डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है तो ऐसे केस के अंदर आप कहां पर इसका इंपैक्ट दिखाओगे, जो एंट्री होती है वो इंपैक्ट दिखाया जाता है। सो एंट्री में क्या है, डेप्रिसिएशन खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा डेप्रिसिएशन, यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। तो ये कौन सा फैक्ट हो गया सर, ये हो गया हमारा डेबिट इफेक्ट, क्योंकि ये डेबिट साइड पर आया है पीएनएल अकाउंट के। और सर क्रेडिट इफेक्ट कौन सा होगा, सर बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट में से कम कर देंगे, उसको क्रेडिट इफेक्ट कहेंगे। ये हमारी एसेट साइड है। लेट सपोज कि कोई भी एसेट है, जैसे कि मशीन है, लेट्स एग्जांपल ले लिया, मशीन है और मशीन में लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जैसे ही मशीन पे लेस होगा तो क्या होगा, उसने उसने एसेट साइड की वैल्यू को कम करा, और जो एसेट की वैल्यू कम कर देता है उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट, उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट। इतनी बार पढ़ा चुका हूं, सारा रट चुका है। बार बार पढ़ाने से या पढ़ने से रट जाती है चीजें, समझ में आता है कि कहां पर क्या आना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब आप करते हैं। आइए दूसरा केस क्या कहता है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। दूसरा केस क्या कहता है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। व्हेन डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो दोस्त कहां दिया होता है जरा बताओ,
सर अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना तो डेबिट साइड में दिया होगा। वैसे लेट्स सपोज कि मैंने डेप्रिसिएशन बनाया, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बनाया, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो डेप्रिसिएशन फॉर मशीन ऐसे करके आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर मशीन फर्नीचर जो भी है वो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दे रखा, तो सिंगल इफेक्ट होगा। और सिंगल इफेक्ट कहां पर होगा, जिस साइड दे रखा होगा वो इफेक्ट होगा। तो सर किस साइड दे रखा है, डेबिट साइड दे रखा है, तो इफेक्ट भी कौन सा होगा सर, डेबिट इफेक्ट होगा। डेबिट इफेक्ट कौन सा, ये वाला है, बस यही इफेक्ट वहां पर कॉपी कर देंगे। ये इजी था, ये इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, इसके मतलब डेप्रिसिएशन कहां पर चार्ज होगा, एसेट अकाउंट में जाकर चार्ज होगा। अब यहां पर केस नंबर 2 आ जाता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यहां पर आ जाता है केस नंबर 2, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट is maintained, when provision for depreciation account is maintained। इसका मतलब है अब डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में या एसेट अकाउंट में चार्ज ना होते हुए अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविजन में। मतलब जितना आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना प्रोविजन का अमाउंट बढ़ता चले जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री होती है, पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं जिससे 2 पार्ट हो जाए। एंट्री होती है देखो, डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा तो है, लॉस तो है, उसको तो हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब पहले क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा था कि मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही थी। अब एसेट में तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हो रहा, एसेट अकाउंट में तो जा ही नहीं रहा, कहां जा रहा है, प्रोविजन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन जितना लगाओगे उतना प्रोविजन बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस तरीके से ये एंट्री पास कर दी जाएगी और इसी का इंपैक्ट आपको अपने दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, हम तो उसको डेबिट साइड में डालेंगे, पर इससे हमारी एसेट की वैल्यू कम नहीं होगी। इसका मतलब एसेट की वैल्यू अगर कम नहीं हो रही, एसेट की वैल्यू कम नहीं होती, इससे प्रोविजन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा आता है अगर आपको एसेट की वैल्यू निकालनी होती है तो टोटल डेप्रिसिएशन कहां पर होता है सर, अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो प्रोविजन अकाउंट में, इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि जैसे जैसे जितने साल आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना साल का डेप्रिसिएशन आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आते हैं। तो इसी केस के अंदर क्या होता है, अगर देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, नेट वैल्यू दिखा रही होती है एसेट्स की, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट की नेट वैल्यू दिखानी होती है। तो अब मैं जब भी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ऐसे केस के अंदर मैं डेप्रिसिएशन सिंगल माइनस नहीं करूंगा, अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा एसेट में से। मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी आज से 10 साल पहले, 10 साल का डेप्रिसिएशन लगा लिया, लेट सपोज 2.5 लाख रुपए लगा 10 साल का डेप्रिसिएशन। तो आज भी मेरी मशीन की वैल्यू 5 ही लाख है मेरी मशीन अकाउंट के अंदर, क्योंकि उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो जो 10 साल पहले ओरिजिनल कॉस्ट थी वो आज भी है। तो अगर आज मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं दोस्त, तो आज क्या मैं अपनी मशीन को 5 लाख रुपए दिखा सकता हूं, ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा सकता हूं, नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखानी होती है, नेट कॉस्ट पे दिखाना होता है, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है। अब डेप्रिसिएशन हर साल का तो लेस नहीं करा था मैंने, तो 10 साल का जो डेप्रिसिएशन अभी तक लगाया हुआ है वो इकट्ठा डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहानी बस ये है, कहानी ये है कि आप बैलेंस शीट में मशीन में से आप सीधा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 साल का होता है, जबकि ये मशीन की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए, ये 10 साल पहले की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जब मशीन अकाउंट में जाएगा ही नहीं तो मशीन की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगी, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 10 साल बाद भी। अब 10 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू 5 ही लाख दिखेगी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब इस 5 लाख पे 10 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है, तो इसलिए यहां पर माइनस क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई। उस साल का डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा, पर जब एसेट में से माइनस करूंगा तो एसेट में ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जितने साल तक का भी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं उतना आपको टोटल माइनस करना पड़ता है। दिस इज द प्योर लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब एंट्री क्या रहने वाली है भैया, यही जो आपने करा था वही रहने वाला है, बस यहां पर जहां पर सिर्फ लेस डेप्रिसिएशन करा है उसकी जगह पर हटकर क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पर है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आज तक का डेप्रिसिएशन जितना लगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर है, तो वही यहाँ पर माइनस करा जाएगा। लो जी।
सेम चीज है दोस्त, देखिए वही चीज है, बस यहां पर अब क्या हो जाएगा, वही मशीनरी आ जाएगा और यहां पर लेस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी आ सकता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी आ सकता है। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। डेप्रिसिएशन खर्चा है, हमने डेबिट इफेक्ट दिखा दिया ये वाला और क्रेडिट इफेक्ट दिखा दिया ये वाला, बस इतना फर्क है। और अगला केस क्या हो जाएगा, मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो सिंगल इफेक्ट करके देना पड़ेगा, है ना। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा आएगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सुनो, यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यहां डेप्रिसिएशन ही आएगा, तो आपको पहले से बता देगा। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है ना तो समझ लेना, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है या एडजस्टमेंट में दिख रहा है, तो समझ लेना केस नंबर 2 चल रहा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है तभी तो दिख रहा है। पर अगर मेंटेन ही नहीं किया होता तो इतना थोड़ी, और क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आपको मेंटेन वाला ही आए, ठीक। तो कैसे दिखेगा, ये देखो, ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये रहा, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड होगी, और इस तरीके से यहां देखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फर्नीचर जो भी होगा वो यहां पर आपको दिख जाएगा। अच्छा, कहां दिखेगा, वो क्रेडिट साइड पे दिखेगा ना, क्रेडिट नेचर का होता है प्रोविजन। तो अगर प्रोविजन क्रेडिट नेचर का है तो मुझे कौन सा इफेक्ट देना होगा, मुझे ये वाला इफेक्ट देना होगा। भाई इफेक्ट तो इन दोनों में से एक ही होता है, पर डिपेंड करता है कि किस साइड है वो। अगर वो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट इफेक्ट दूंगा, और क्रेडिट इफेक्ट ये वाला था। बात समझ में आ गई। ये हो गया सर हमारा कंसेप्ट खत्म। बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, ठीक है। एग्जांपल भी आपको कराता हूं जिससे आप समझ पाए कि अगर दोनों ही केस आ जाते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना होता है, मतलब प्रोविजन वाला केस आ गया तो आपको क्या करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब मैं एक एक्स्ट्रा ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं जिसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट करनी है हमें। आपको मशीन दे रखा है, आपको फर्नीचर दे रखा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, मशीन के केस के अंदर कितना दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर के केस के अंदर कितना दे रखा है, दोनों का प्रोविजन आपको गिवन है, मशीन का भी और फर्नीचर का भी। देखिए ये दे रखा है आपको 2 लाख, ये दे रखा है आपको 1.5 लाख, ये दे रखा है 60,000 और ये दे रखा है आपके पास 27,100। ये आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज आती है उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो चीज आएगी उसके डबल इफेक्ट होंगे। पहला है मशीन एट द रेट 10% ऑन WDV मेथड, तो मशीन के अंदर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा, फर्नीचर के अंदर भी डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10% ऑन SLM मेथड। पहले तो क्वेश्चन को समझो, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो बात समझ में आ गई। समझिए क्वेश्चन को क्या कहते हैं। आज से 4 साल पहले मैंने मशीन खरीदी होगी, लेट्स सपोज कि आज से 4 साल पहले मैंने मशीन खरीदी, वो जो 2 लाख रुपए की थी। क्योंकि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, सर ये कहां लिखा हुआ है, ये कहीं लिख कर नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डिटेल दे रखी है इसका मतलब मेंटेन करा हुआ है। अगर डिटेल नहीं होती तो मेंटेन ही क्यों करते, मतलब मेंटेन नहीं होता तो डिटेल ही क्यों देते, राइट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रखा है क्योंकि डिटेल दे रखी है। आज से 4 साल पहले मगर मैंने मशीन खरीदी होगी 2 लाख की, तो आज भी वो 2 लाख की रही होगी, क्योंकि प्रोविजन वाले केस के अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता है प्रोविजन अकाउंट में। मैं ऐसा कह सकता हूं, जरा ध्यान सुनिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया देखो आज मेरा चौथा साल कंप्लीट हो गया, आज 5वें साल की स्टार्टिंग है, और मशीन को मेरे लिए हुए 4 साल हो चुके। तो 4 साल पहले मशीन 2 लाख की थी,
आज भी मेरे मशीन 2 लाख की दिख रही है क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखती है। अब मैं कहूंगा कि इन 4 सालों में आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो आप ऐसे कह सकते हो 2 लाख में अभी तक 4 सालों में 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्या दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिख रहा है तो वो क्या दिखा रहा है कि अब साल के स्टार्टिंग में, आज जो 5वां साल है ना, उसकी स्टार्टिंग में जितने साल पीछे मशीन यूज हुई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपको दिखा रहा है ये। अगर 4 साल यूज हुई है मशीन तो 4 साल का इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। फर्नीचर अगर 5 साल यूज तो 5 साल में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है फर्नीचर। यह है साल के स्टार्टिंग में। अब जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा वो अलग लगेगा। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा, मशीन पे 10% का लगाना है और फर्नीचर पे 10% का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो डेप्रिसिएशन दे रखा होगा वो आपको करंट ईयर में चार्ज करना है, ये आपको लगेगा इस साल। और ये जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है, ये दे रखा ओरिजिनल कॉस्ट दोनों की, और दे रखा अभी तक इन दोनों पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं पिछले साल तक, क्योंकि इस साल तो अभी लगेगा। अब आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2 चीज बनानी होगी, एक बनानी होगी पीएनएल अकाउंट और एक बनाना होगा बैलेंस शीट। सबसे पहले बताता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया पर्टिकुलर, और यहां बना लेते सर बैलेंस शीट। लायबिलिटी तो है नहीं, एसेट है। करना कैसे, सबसे पहले देखिए ट्रायल बैलेंस वाले जितने भी आइटम है उसके सिंगल इफेक्ट होंगे, मतलब एक ही जगह पर जाएगा। और जो एडिशन फॉर्मेशन में जो डाटा दे रखा है उसके 2 इफेक्ट होंगे, उसके 2 जगह जाएंगे, एक डेबिट और क्रेडिट। तो पहले ट्रायल बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो मशीन और फर्नीचर का डेबिट नेचर दे रखा है, तो डेबिट कहां पर होगा, मशीन और फर्नीचर एसेट होती है भैया, यहां आएगा। तो यहां लिख देता हूं मशीन। सर मशीन कितने की है मेरी, सर 2 लाख रुपए की मशीन है, और इस मशीन में अभी तक का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 60,000 का। आप ध्यान सुनो, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 पे दे रखा आपको ट्रायल बैलेंस में। कितने इफेक्ट होंगे, सिंगल इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट। और जिस साइड है उसी साइड इफेक्ट होगा। 60,000 रुपए क्रेडिट साइड तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। क्रेडिट इफेक्ट यहां नहीं होता, यहां होता क्रेडिट इफेक्ट, एसेट में से कम करना होता। यहां से मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां से माइनस कर दूंगा कितना जी 60,000 रुपए, और कहूंगा कि मशीन अब मेरी मशीन इतने की हो गई, मतलब मेरी मशीन है 1,40,000 रुपए की इस साल के शुरू तक, ये होगी विदाउट कॉस्ट। अब इस साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीन के अंदर 10% का। सर ये 10% दे रखा है डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की जो वैल्यू आती है उसको। तो मतलब ये मेरी डब्ल्यूडीवी है, ये दे रखिए मुझे डब्ल्यूडीवी कि 2 लाख की मशीन थी, 2 लाख में अभी तक का 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब 1,40,000 की मशीन है साल के शुरू में, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कितना आएगा 14,000 रुपए। तो 14,000 का यहां से अब लगेगा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 14,000 का डेप्रिसिएशन लगा लो, और लेस करने के बाद ये आपकी नेट कॉस्ट बच गई, जो आपके नेट वैल्यू है मशीन की। 1,40,000 में 14,000 माइनस कर दो, 1,26,000 रुपए की आपके पास मशीन है। पर यहां पर अगर आप इतना कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये जो मशीन की वैल्यू है ना 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है 14,000 रुपए, इसके 2 इफेक्ट होंगे। ये तो क्रेडिट हुआ है ना, एसेट में से जो चीज कम करते हैं क्रेडिट, अब ये डेबिट साइड में भी आएगा। तो इस वाले के तो 2 होंगे पर इनके सिंगल होंगे, तो इस वाले के 2 कर दिए मैंने, सिंगल ये रहा और ये रहा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। भाई यहां भी तो आएगा डेबिट इफेक्ट 14,000। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से करते हैं कि अगर आपके पास मशीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो डाटा ये होता है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, और जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में होता है सिंगल इफेक्ट होता है। अब सेम चीज फर्नीचर पे करनी है। पहले मैं आपको यहाँ पर वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो फर्नीचर का आप करके देखो, सेम डाटा है फर्नीचर का, आपको करना है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाइए फर्नीचर का चीज। करो करो, आप भी करो। सबसे पहले आएगा फर्नीचर। फर्नीचर आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट है। इस 1.5 लाख में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 27,100। तो यहां से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 27,100। अब यहां पर गलती मत कर देना, किस चीज की गलती मत कर देना, सर गलती ये मत कर देना कि यहां पर डब्ल्यूडीवी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है।
मतलब 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000 रुपए, डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए लगेगा। यहां से मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और 10% 1.5 लाख पे निकलेगा, जो कि आता है 15,000 रुपए। ये तो हो गया सर, इनके तो हो गया सिंगल इफेक्ट, इसके करने डबल इफेक्ट, तो यहां पर भी दिखाना होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फर्नीचर, जो कि 15,000। और इस तरीके से सर आपका ये खत्म हो गया। समझ में आ गया कैसे करना होता है? तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए तो भैया कर लेना, अब इससे ज्यादा और क्या कराए। 1,07,900। और इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया डेप्रिसिएशन का। क्लियर हो गया जी, बात समझ में आ गई, अच्छे से रिवीजन हो गया। चल, ये डिटेल रिवीजन है, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, डिटेल रिवीजन क्या होता है कि आपको जो मेन क्लास में पढ़ाया गया था वो सारा चीज आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा दिया, इसको डिटेल रिवीजन कहते हैं। चलो भैया आप आ जाइए, सबसे पहले आप अगला स्टार्ट करते हैं। देखो बेडा वाले तो कहानी बाद में करेंगे, एबनॉर्मल लॉस पढ़ते हैं, ठीक है सर। एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस ये करते हैं, इसके बाद मैनेजर कमीशन और करेंगे और क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज मैं अलग से कराना चाहता हूं, क्योंकि ये तीनों चीज आपस में इंटरलिंक करती है। एक सीरीज से कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है दोस्तों, शेयर जरूर करें। ये पता नहीं इतनी मेहनत करते हैं, बस सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ते। सब्सक्राइब भी करा करो यार चैनल को, शेयर कर सकते हैं आप, बता सकते हैं कि यहाँ पर दीपक क्लासेस के अंदर आपको रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको रिव्यू दे सकते हैं कि किस तरीके से है ये सब चीजें। चलिए हेडिंग डालते हैं, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक या गुड्स। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि भैया ऐसी चीज जो नॉर्मल हम जानते हैं, भाई मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, अब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे पता है यार ये नॉर्मली ये इतना वेस्टेज तो निकलेगा ही निकलेगा, आप इसको रोक नहीं सकते कि भाई ये वेस्ट आना ही आना है इस चीज को प्रोड्यूस करने में। जैसे लेट्स सपोज ये पेन बना रहा हूं तो पेन की निप है जो आगे आगे पतली हो रही है, तो ये पेन तो पहले ऐसे होगा बिल्कुल एक ही साइज का, फिर आगे जाके इसकी कटिंग करके पतली करा होगा, जो कट करा पार्ट वो तो नॉर्मल लॉस है, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते, आपको कट करना ही पड़ेगा। पर एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो नॉर्मली नहीं होता, इन द सेंस ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होता, कि भाई आपने ये पेन लिया बना रहा था, उस पेन को आपने बनाते बनाते टाइम पूरा ही खराब कर दिया, ये आपका एबनॉर्मल लॉस। आपके चोरी हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। आग लग गई, ये एबनॉर्मल लॉस है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में नहीं होती। ये चीज आप ये नहीं कह सकते अरे यार ये तो आग लगना तो नॉर्मली है, रोज लगती लगती, ऐसे नहीं कह सकते। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, तो एबनॉर्मल लॉस किसी भी वजह से अगर आपका लॉस हो जाता है और उसके आपके गुड्स या स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको लॉस हो जाता है स्टॉक के गुड्स का एबनॉर्मल की वजह से, भाई आग लग गई गुड्स सारे जल गए, गुड्स जल गए लॉस हो गया, चोरी होगी गुड्स चोरी करके ले गए लॉस हो गया, भूकंप आया सारे के सारे गुड्स खराब हो गए लॉस हो गया, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं, उसको एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक और गुड्स कह सकते हैं। तो इसमें दो केस होते हैं, डिपेंड करता है कि देखिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं करा रखा। अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या आपने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया था या नहीं कराया था। तो यहां पर दो केस हमें पढ़ने, इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड और इन केस ऑफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड। तो केस नंबर 1 है इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड और इन केस ऑफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड। और दूसरा केस आता है इन केस ऑफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था, इंश्योर्ड का मतलब तो यही होता है क्या आपने उसका गुड्स का इंश्योरेंस कराया था। अगर कराया था तो ऐसे केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी, और अगर नहीं कराया था तो ऐसे केस के अंदर क्या रहेगा। सिंपल सी चीज है, तो बेसिक चीज है। अगर मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया और मेरे गुड्स जल गए तो सारा का सारा लॉस मेरा, सिंपल। और अगर मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो और मेरे गुड्स जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी द बियर द लॉस। इंश्योरेंस कंपनी हमें हम क्लेम करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। पर इसमें यह होता है कि कुछ क्लेम मिलता है और कुछ नहीं मिलता, 100% क्लेम नहीं मिलता। 80 मिल गया 20 नहीं मिला, तो 80 जो मिल गया वो हमारा फायदा हो गया और जो नहीं मिला वो हमारा लॉस हो गया। तो यही चीज है दोस्त, सिंपल, जो हमने पढ़ाया था आपको पहले।
इन केस ऑफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड, पहले मैं बात करता हूं नॉट इंश्योर्ड की, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं लिया था और गुड्स आग लगने की वजह से सारे के सारे जल गए, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये सारा का सारा लॉस आपका माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, क्या होगी इसकी एंट्री, किसी को पता है? सर एंट्री बहुत मुश्किल स्टूडेंट बता पाते हैं इसकी एंट्री, एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और पता है जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता हूं ना दोस्त, तो मैं बहुत आगे की सोच के पढ़ाता हूं। रिवीजन की बात कर लेते हैं, और रिवीजन की बात करने पे मैंने आपको बताया था कि देखो एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि मुझे पता है आगे जाकर मुझे और पढ़ाना है। एबनॉर्मल लॉस दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि गुड्स को लॉस करते थे, गुड्स को कम करते थे। जब गुड्स खरीदा था तो हमने डेबिट करा, अब गुड्स क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए मतलब क्योंकि जल गए, कम हो गए, तो गुड्स खरीदूंगा तो डेबिट कर रहा हूं, कम करूंगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। कितनी वजह से गुड्स कम होते हैं? तो सेल करने की वजह से, एबनॉर्मल लॉस की वजह से, और जो जो हमारा स्टॉक बच जाता है, जो हमारा स्टॉक बच जाता है वो कम तो नहीं होता पर हमारा उसका यूज भी नहीं होता, इसलिए वो साइड में पड़े होते हैं। तो सेल करने से गुड्स कम हो गए इसलिए मैं क्रेडिट करता हूं, क्योंकि गुड्स जब खरीदे तो मैंने डेबिट करा ना दोस्त, अब गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एबनॉर्मल लॉस की गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर क्यों आया है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के? क्योंकि इससे हमारे गुड्स कम हो गए हैं और गुड्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करा था, परचेज दिखाकर गुड्स कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर क्या ये लॉस पीएनएल में नहीं आएगा? पीएनएल में भी आएगा दोस्त, इसके डबल इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है कि जो आपने गुड्स डेबिट साइड से बढ़ा रखे थे उसको कम करो। दूसरा इफेक्ट होता है कि गुड्स जो लॉस हुआ है उसको लॉस तो मानो। इसलिए इसके दो इफेक्ट होते हैं। यहां पर डालने का इफेक्ट होता है कि आपने आपने क्या करा, गुड्स की वैल्यू, गुड्स जो आपने डेबिट साइड में दिखा के बढ़ा रखे थे ना वो आपने कम कर दे, क्योंकि गुड्स जल गए, और क्योंकि जल गए लॉस हुआ होगा तो आप अपने पीएल में भी दिखाओगे। तो एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी दोस्त? एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने पहले तो गुड्स को कम करा क्योंकि मैंने बढ़ा रखे थे परचेज साइड में डाल के, और एबनॉर्मल लॉस हमारा कहां चला जाएगा, पीएल में। तो एक एंट्री और होगी जिसको हम पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये यहां से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। होप आपको समझ में आ गई चीजें। तो ये इसके डबल इफेक्ट होते हैं प्री प्लान पहले से। पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट गुड्स को कम करने का है, और दूसरा इफेक्ट है लॉस मानने का। पहला इफेक्ट है गुड्स को कम करने का, दूसरा इफेक्ट है लॉस मानने का। अब क्योंकि क्योंकि दोस्तों आपको दिख रहा है यहां पर, तो आप सीधा सीधा यहां पर इफेक्ट कर सकते हैं। कहां दिखाओगे? सीधा सीधा। इसमें ना ये नहीं होता आपको कभी भी ना, चलो मैं करा ही देता हूं कभी भी क्या, हालांकि ऐसा वाला केस नहीं आता इसमें कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से अब नॉर्मल लॉस दिख रहा है पर दिख गया तो क्या करोगे, आपको अब तो समझ में आ गया। चलो केस नंबर 1 कर लेते हैं। When abnormal loss shown in additional information, अगर एबनॉर्मल लॉस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा है तो क्या होगा? इसमें भी तो केस होगा। पहला एक तो होगा पीएनएल अकाउंट में जाना और डेबिट साइड में लिख देना टू एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा पेपर में, पेपर में लॉस का नाम आता है कि गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स थेफ्ट, ये आता है। एबनॉर्मल लॉस नाम नहीं आता, नाम आता है एबनॉर्मल लॉस का। किस वजह से? ये कौन सा इफेक्ट हो गया दोस्त? ये हो गया डेबिट इफेक्ट। और सर कहां दिखेगा? दिखेगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में कम करना पड़ेगा ना गुड्स को, क्योंकि परचेज साइड से बढ़ा रखा था। अब क्योंकि गुड्स कम हो गए तो कम भी करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर गुड्स को कम कर देंगे और किस साइड जाएंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया? दो इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है? ये क्रेडिट साइड इफेक्ट है, तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। और ये कौन सा इफेक्ट है? ये डेबिट इफेक्ट है। क्लियर हो गया दोस्त? ये हो गया पीएनएल अकाउंट का। और अगला क्या है? व्हेन एबनॉर्मल लॉस शो इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन एबनॉर्मल लॉस शो इन ट्रायल बैलेंस, केस नंबर 2। व्हेन abnormal loss shown in trial balance,
तो अगर एबनॉर्मल लॉस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो दोस्तों कहां दिखेगा, क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट साइड में दिखेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये लॉस है तो ट्रायल बैलेंस जब मैं बनाऊंगा तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिखेगा दोस्त। तो यहां पर दिखेगा एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड में, और अगर ये डेबिट साइड में दिख रहा है तो सर हमें कौन सा इफेक्ट करना है, डेबिट इफेक्ट करना है। ये पीएम वाला अकाउंट उठाकर यहां पे चेप दो बस। ये इफेक्ट हमें करना पड़ेगा जब ट्रायल बैलेंस में एबनॉर्मल सोर्स होगा। और कहानी क्या है, कहानी वही है कि जब गुड्स इंश्योर नहीं हो रखे। असली कहानी ये नहीं है दोस्त, जब गुड्स इंश्योर होते हैं ना तब आती है प्रॉब्लम। भाई अगर गुड्स मेरा इंश्योरेंस मैंने लिया ही नहीं था तो सारा का सारा लॉस मेरा, सारा का सारा उठा के पीएल में डाल दो और सारे के सारे गुड्स कम कर दो। बट अगर मैंने गुड्स का इंश्योरेंस लिया था तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाएगी जो हमें क्लेम देगी, कुछ देगी कुछ नहीं देगी, है ना। तो ऐसे आते हैं इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, केस नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है सर, इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। अब ये सेम चीज मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से कराता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसकी हेल्प से कराऊं। चलिए आइए। अच्छा एक चीज और सर, अगर आप इसकी एंट्री समझना चाहते हैं, इसकी एंट्री में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, पर अगर आप इसकी एंट्री समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कहां पर इसकी एंट्री मिलेगी। देखिए आप दीपक क्लासेस चैनल पे जा रहे हो, देख ही रहे हो, इसमें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना, यहाँ पर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट होगी, सर्च करना चाहो सर्च भी कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की न्यू सिलेबस की प्लेलिस्ट होगी, उसकी क्लास नंबर 10 देख लेना, और देख लेना 25 मिनट के बाद से। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ाया हुआ है 25 मिनट के बाद से, तो आपको सारी एंट्री समझ में आ जाएगी। बट अभी के लिए मैं इनका ट्रीटमेंट बता देता हूं कि भैया पीएनएल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, या एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी होगा नहीं होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है सर, कि भाई मान लो आपका स्टॉक था 80,000 का और ये डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रॉय बाय फायर, और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, गुड्स आर इंश्योर्ड। ये आपका एग्जांपल है। अब इसके अंदर भी दोस्त 2 केस होते हैं। पहला केस ये कि हो सकता है आपको जितना का आपका लॉस हुआ पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको दे दी। 80,000 का लॉस हुआ था, स्टॉक जल गया था, मैंने 80,000 का इंश्योरेंस कराया था, कंपनी पूरा का पूरा 80,000 पे क्लेम कर देती है। इफ फुल क्लेम इज रिसीव्ड, फुल क्लेम इज रिसीव्ड, रिसीव्ड या रिसीवेबल, ठीक है ना, डिपेंड करता है रिसीव्ड या रिसीवेबल। ये क्वेश्चन बताएगा मैं, मतलब पूरा 80,000 का क्लेम हमें मिल गया है, ये मिल जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। अब एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मेरे स्टॉक जल गए और इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस कर रही है तो क्या मेरे गुड्स कम होंगे। भाई गुड्स तो कम होंगे ही, पैसा मेरा वापस आएगा नहीं आएगा ये अलग मैटर है, पर गुड्स के जलने पर गुड्स तो कम होंगे ही, पैसा आए ना इंश्योरेंस कराए ना कराए गुड्स तो कम होंगे ही। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का इफेक्ट तो वही रहेगा, गुड्स कम करने वाला। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री कह रहा हूं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर आप यहां लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, ध्यान सुनिएगा, यहां लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 80,000, और ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि भाई गुड्स तो कम हुए हैं, चाहे आप इंश्योरेंस लो चाहे इंश्योरेंस ना लो। इंश्योरेंस लेने पे ये होता है कि जो लॉस हो गया वो वापस आ जाएगा, पैसा पैसा आएगा ना वापस, गुड्स थोड़ा आएंगे। इसका मतलब जो गुड्स जल गए तो जल गए, इसका मतलब गुड्स जो मैंने परचेज में दिखा रखे हैं उसको तो मेरे को कम करना पड़ेगा क्रेडिट डाल के। तो ये तो इफेक्ट होगा ही होगा, चाहे इंश्योरेंस लिया चाहे ना लिया। अब ये क्या था कि अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया होता, ये सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस पीएनएल अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाता और सारा का सारा लॉस मानना पड़ता। पर क्योंकि यहां पर मुझे पूरा क्लेम मिल गया तो अब मैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस नहीं मानूंगा। अब मैं अपने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लूंगा अगर उसने पैसा नहीं दिया है, और अगर पैसा दे दिया है तो बैंक अकाउंट में जाकर बढ़ा दूंगा। समझ मारिए, तो यहां जाएगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या एंट्री होगी, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। भाई ये हो सकता है कि देखो इंश्योरेंस कंपनी ने अभी मुझे पैसा नहीं दिया, देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लूंगा अगर उसने पैसा नहीं दिया होगा तो। पर हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, तो अगर पैसा दे देगी तो मेरे को बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ये 2 इफेक्ट होंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिखा है या रिसीवेबल लिखा है। अगर रिसीव्ड लिख दिया तो बैंक में जाकर पैसा बढ़ेगा क्योंकि पैसा आ गया,
और अगर रिसीवेबल लिखा है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ना, तो जिस इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे, पर आएगा एसेट में, आएगा एसेट में। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। सर कैसा हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। पर सोचो अगर पूरा क्लेम नहीं मिला है तो, अगर पूरा क्लेम नहीं मिला है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, यहां पर भी केस नंबर 2 बन जाता है। फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, तो क्लेम करा था 80,000 रुपए का, रिसीव कितना हुआ, नॉट रिसीव्ड या रिसीवेबल, समझ वही आए, कहानी ये डिपेंड करता है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिर्फ 60,000 का क्लेम ही हमें मिला है। मैं फिर कह रहा हूं मैं बार बार आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया रिसीव्ड और रिसीवेबल पे ध्यान देना पेपर के अंदर। अगर रिसीव्ड लिखा है तो बैंक में जाकर पैसा बढ़ा देना है, पर अगर रिसीव्ड नहीं लिखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना है, क्योंकि उनसे पैसा लेंगे इसका। इसलिए रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों की कहानी बता रहा हूँ। 80,000 का क्लेम करा था, 60,000 कह रही इंश्योरेंस कंपनी देंगे, बाकी नहीं देने को मना कर रही है, तो बाकी हमारा लॉस हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो ऐसे केस के अंदर इसके 3 अकाउंट में जाएगा। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, सुनना ध्यान से, पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट के यहां पर डालूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि देखो चाहे आपने इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं करा, यहां डालना एबनॉर्मल लॉस ना लोगे, यहां डालोगे डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर लिखना, ठीक है ना। मैं फॉर्मेटिंग आप चेंज कर लेना। अच्छा यहां पर कितना आएगा भाई, कितने के गुड्स लॉस हुए, कितने के गुड्स जल गए दोस्त, सर गुड्स तो पूरे 80,000 के जले ना, तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, पूरे 80,000 रुपए क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट कहेंगे इसको। बात समझ लो, चाहे क्लेम मुझे आधा मिले, चाहे पूरा मिले, चाहे मिले या ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि गुड्स मेरा जला है, और गुड्स जला है तो गुड्स कम करूंगा, तो एबनॉर्मल लॉस वाली कहानी ट्रेडिंग में आएगी ही आएगी। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखेगा कि भाई ये जो लॉस हुआ है ना गुड्स का, इसमें से कितना क्लेम आया और कितना नहीं आया। अगर 60,000 आ गया तो 60,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और बाकी नहीं आया वो हमारा लॉस है, तो बाकी पीएनएल में चले जाएगा। अब यहां पर बनाऊंगा पीएनएल, पीएनएल में बनाने के बाद डेबिट साइड में लिखूंगा टू एबनॉर्मल लॉस बाई फायर, जो भी लिखना लिख लेना, और 20,000 पे लिखूंगा। और ये 20,000 पे क्या है सर, ये 20,000 पे मेरा, ये 20,000 पे मेरे कौन सा इफेक्ट है, डेबिट इफेक्ट है, 20,000 का लॉस हो गया। और सर कितना क्लेम मिल रहा है, वो जो क्लेम मिलेगा वो बैलेंस शीट में आएगा, कहां पर, यहां लिखूंगा या तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, या तो इंश्योरेंस कंपनी लिखकर मैं इसको क्या बनाऊंगा, डेटर बनाऊंगा कि हाँ ये पैसा देगी मुझे 60,000 रुपए। और अगर इसने पैसा दे दिया होगा तो बैंक लिखना डेटर की जगह पर 60,000 रुपए। बात समझ में आ रही है, इन दोनों में से एक ही होगा, और इसको बोलेंगे क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। और देख लो जितने से अमाउंट से मैंने क्रेडिट करा था 80,000 से, उतने ही अमाउंट से डेबिट करा है, 20 और 60 डेबिट, डेबिट इफेक्ट बराबर होना चाहिए अमाउंट। भाई 80,000 से आप क्रेडिट कर रहे हो तो 80,000 से डेबिट भी करना होगा, तो आपने यहाँ 20 यहाँ कर दिया डेबिट पीएनएल में, और 20 आपने एसेट में दिखा दिया। यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया सर, इतना ही था इसमें। आज ये सर, अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन में स्टूडेंट रटते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो भैया रटो मत। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, फिर से मैं कहूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, उसका लास्ट वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझना है तो, बाकी आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं जल्दी से। देखिए मैनेजर कमीशन का मतलब होता है कि भैया हमारे कुछ मैनेजर होते हैं जो कहते हैं भैया देखो हमारे को सैलरी बेस पे मत नहीं चाहिए, हमें तो कमीशन बेस पे चाहिए। मतलब कुछ मैनेजर को हम सैलरी बेस पे नहीं रखते कंपनी में, कुछ मैनेजर को हम कमीशन बेस पे रखते हैं, जिन पे कमीशन होता है प्रॉफिट पर, कि भैया जितना प्रॉफिट होगा उस पर हम 10% या 20% आपको कमीशन दे देंगे। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों डिफिकल्ट हो जाता है। भाई अपने पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ठीक है सर, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ध्यान समझिएगा। आपने यहाँ डाला ग्रॉस प्रॉफिट, लेट्स सपोज 10 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट डाला, आपने यहाँ डाल दिया ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आपने यहाँ डाल दिया भाई 3 लाख के खर्चे, 3 लाख के नहीं भाई, 3 लाख के नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे कम से कम 6 लाख के खर्चे डाल दिए। यहाँ डाल दिया आपने ऑल इनकम, ऑल इनकम, ठीक है जी, 2 लाख की इनकम डाल दी। अब आपने यहाँ से निकाला क्या, नेट प्रॉफिट, यहाँ से क्या निकाला जी, नेट प्रॉफिट निकाला। भाई 10 लाख और 2 ये हो जाएगा 12 लाख, और ये 12 लाख, 12 में से 6 गए, 6 लाख का आपका नेट प्रॉफिट। मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑल एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस में भी मैनेजर कमीशन की कोई बात नहीं हो रखी, तो मैं कहूंगा ये वो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है,
हाँ, अब ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। बात कर लिया है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। अब अगर क्वेश्चन हमसे कहे कि भाई ये प्रॉफिट पर आप 10% कमीशन दोगे मैनेजर कमीशन को, मैनेजर को 10% कमीशन दोगे, तो इजी हो जाएगा ना मेरे लिए। कैसे निकालूंगा ये प्रॉफिट? भाई ग्रॉस प्रॉफिट पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, यहाँ डालूंगा सारी इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ सारे खर्चे, यहाँ पर मैनेजर कमीशन भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और नेट प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो ये नेट प्रॉफिट आएगा, इसको क्या बोलूंगा? ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें अभी कमीशन नहीं दिया, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें अभी तक हमने कमीशन नहीं दिया हुआ है, और कहता है इस वाले प्रॉफिट का 10% आप दे देना। तो ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। इसका 10% निकलता है 6 लाख का 10% 60,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 60, इस वाले प्रॉफिट को निकालना बहुत इजी है दोस्तों। सारे खर्चे, सारी इनकम, जीएल ग्रॉस प्रॉफिट डालकर खर्चे निकाल लो। अब यहाँ पर 6 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट आया, इस पर आपने मैनेजर कमीशन, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए। अब यहाँ से दे दो मैनेजर कमीशन, इसका कितना परसेंट? 10%, जो कि आता है 60,000। तो यहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वाले कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया 5,40,000। कितना आसान था, बहुत इजी था। इजी इसलिए हुआ क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये निकालना आसान है। कैसे कैलकुलेट? अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि गिवन होता है, पर बड़े क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप जैसे सॉल्व करते हो, बस मैनेजर कमीशन को इग्नोर कर दोगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, और वो जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन कैलकुलेट करके आप कमीशन देकर फिर आगे पीएनएल अकाउंट बढ़ाओगे। नेट प्रॉफिट पे कमीशन दिया, यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, खर्च कमीशन दिया, और अब नेट प्रॉफिट आप चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा। ये मतलब ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन भी माइनस हो चुका है मैनेजर वाला। और कहानी क्या आती है, वो कहता है कि देखो सर, इस वाले प्रॉफिट पे कमीशन नहीं चाहिए हमें, इस वाले प्रॉफिट पे कमीशन नहीं चाहिए। वो कहता है जी देखो 10% जो कमीशन दोगे ना मैनेजर को, वो उस वाले प्रॉफिट पे देना जो आफ्टर चार्जिंग, मतलब इस वाले पे। अब इस वाले पे कैसे दूंगा? अब सोचो कि भैया ये नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हुआ, फिर यहां से मैनेजर कमीशन आएगा, अब इस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस होगा, और जब ये आएगा, जब ये आएगा अमाउंट, कैसा आएगा ये अमाउंट? ये अमाउंट तब आएगा जब नेट प्रॉफिट बिफोर वाले में से मैनेजर कमीशन आप माइनस कर दोगे, तभी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आएगा। कहता है 10% इसका निकालो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है मैनेजर कमीशन, वो भी इसका, और ये आता है मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद। जो चीज निकालनी है उसी को माइनस करके ये प्रॉफिट आना है, समझिए। मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, और मुझे मैनेजर कमीशन ही तो निकालना है। 10% क्या है कर रहा हूं, मैनेजर कमीशन तो कैलकुलेट कर रहा हूं। कहता है मैनेजर कमीशन आप कैलकुलेट करो उस प्रॉफिट में जिस प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन माइनस हो गया। कहता है जो चीज मुझे निकालनी है वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% निकालना। दैट्स नॉट पॉसिबल। और जो चीज पॉसिबल नहीं होती अकाउंटिंग में, उसको हम मैथमेटिक्स की तरफ में पॉसिबल करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज कि 6 लाख रुपए है और आपको कहता है 10% कमीशन निकालो इसका, तो यहां पर मैं इसको मान लेता हूं एक्स। तो 6 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें से मैंने एक्स मान लिया वो मैनेजर कमीशन जो मुझे निकालना है। मुझे नहीं पता सर, क्योंकि जब 6 लाख में से ये मैनेजर कमीशन माइनस होगा तब ये प्रॉफिट आएगा, और इस पे मैनेजर कमीशन देना है क्योंकि मुझे निकालना है, और वही यहां पर डालना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो मैनेजर कमीशन आप निकालोगे उसको आपने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो जैसे आपने एक्स माना तो ये आ जाएगा। किसको बोलते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आ जाएगा। अब मैनेजर कमीशन क्या निकालना है? इस पे निकालना है, तो मैनेजर कमीशन इस पे निकालेंगे कैसे? ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 6 लाख में मैनेजर कमीशन माइनस करना होगा तभी आएगा, और इस पे 10% अप्लाई करना है। तो ऐसी सिचुएशन आती है जब, इसलिए वो मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर रटने लग जाता है। पर अगर आप मैथमेटिक्स की हेल्प लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा। बट आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि दिक्कत कहाँ आती है इस कॉन्सेप्ट में। चलिए, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के बारे में पता चल गया है। अब तो यहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर आप मुझे दिक्कत नहीं आएगी आपको समझाने में। मैंने आपको समझा दिया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क होता है। सर बिफोर क्या है? जिसमें कमीशन माइनस नहीं होता। आफ्टर क्या है? जिसमें कमीशन माइनस हुआ होता है और उसके बाद का प्रॉफिट का कमीशन निकालना होता है। कमीशन नहीं निकालो, कमीशन माइनस करके। तो यहाँ पर मैथ की हेल्प हम लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं एक
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले बिफोर से। इधर केस नंबर 1 है, इफ मैनेजर कमीशन is calculated on net profit before charging such commission। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बहुत इजी है इसकी, कहां पर आएगा ये तो बहुत 2 मिनट में बता दूंगा आपको कहां पर आएगा, पर कितना अमाउंट आएगा वो निकालना मुश्किल है। कहां पर आएगा पता है, मैनेजर कमीशन है, खर्चा है मेरा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और अगर आप कमीशन दे दोगे तो आपका बैंक से कम हो जाएगा, पर अगर आपने कमीशन नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग या पेबल करके। इजी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इजी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि मैनेजर कमीशन हमारे लिए खर्चा होगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। ठीक, मैनेजर कमीशन हमारे लिए खर्चा है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। और अगर हमने मैनेजर कमीशन अभी तक नहीं दिया है तो हमारी लायबिलिटी है, तो हम मैनेजर कमीशन पेबल करके लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। पर अगर हमने दे दिया है इफ पेड तो हम बैंक से कम हो जाएगा। पर ज्यादातर केस के अंदर क्वेश्चन में क्या होता है, नॉट पेबल होता है। आपको क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, नॉट पेबल, आपने दिया नहीं अभी तक, तो मैनेजर कमीशन पेबल करके लायबिलिटी में दिखाते हैं। जब तक क्लियरली मेंशन ना हो जाए कि मैनेजर कमीशन पे हो चुका, जब तक क्वेश्चन क्लियर ना बोल दे पे हो चुका, तब तक आप बैंक से माइनस नहीं करोगे। ठीक है ना, जब बोलेगा ना क्लियरली पे हो चुका तभी आप माइनस करना है बैंक से, अदरवाइज को लायबिलिटी में दिखाना है। पहले मैं ये लिखवा दूं, अकाउंटिंग एंट्री देखो इसकी क्या होती है। मैनेजर कमीशन हमारे लिए क्या है, खर्चा, मैनेजर को कमीशन देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा। और आपने अभी तक पे नहीं किया है तो क्या आ जाएगा, मैनेजर कमीशन पेबल, पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा, जिस नाम से लाना चाहो तो उसमें। ये हमारे लिए खर्चा है और ये हमारे लिए लायबिलिटी है, सिंपल। और जब पे करोगे तो लायबिलिटी खत्म करके टू बैंक से पे कर देना, इफ पेड आएगा तो। ठीक है जी, तो मैनेजर कमीशन पेबल करके यहां पर आप लायबिलिटी खत्म करोगे और टू बैंक से पे कर दोगे, इफ अगर उसने पे कर दिया तो। ज्यादातर यही केस आता है, यहीं तक, यहां तक आता नहीं है। जब आएगा तब बात की बात अलग है, लायबिलिटी खत्म करके और बैंक से पे कर देंगे तो एसेट कम हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर लायबिलिटी बड़ी है, बस खत्म हो गया, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू मैनेजर कमीशन। ये जो होगा ये डेबिट इफेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपने पे कर दिया है, ज्यादातर नहीं आता पे करा हुआ, पर अगर पे कर दोगे तो आपको पता है क्या करना है, बैंक में जाकर माइनस कर देना, जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा उसमें से जाकर माइनस कर देना। पर अगर आपने पे नहीं करा, ज्यादातर ये आता, तो यहाँ लिखेंगे मैनेजर कमीशन पेबल, पेबल नाम से लायबिलिटी बनाएंगे और ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। कहानी पता है क्या है, कहानी ये है, ये अमाउंट कितना, इसको निकालने की कहानी है इस चैप्टर में, इस पॉइंट। अब आ जाओ, पहले मैंने लिखा कि अगर मैनेजर कमीशन आपको कैलकुलेट करना है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर का मतलब क्या होता है, आपने पूरा पीएनएल अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट निकाला, पर अभी कमीशन के बारे में कोई बात नहीं करी, ना खर्चा डाला, तो जो नेट प्रॉफिट आया बिना कमीशन खर्चा डाले वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, वो आप इजीली निकाल लेते हो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही निकाला जाएगा। कैसे निकालोगे मैनेजर कमीशन, सीधे सीधे निकालना, मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, सीधा सीधा रेट अप्लाई कर देना, रेट अपॉन 100, बस सिंपल है भाई, ये तो निकाल ही लोगे ना। जो चीज नहीं निकाल पाऊंगा उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी ना, उसमें लगाऊंगा मैं, ये तो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, नेट प्रॉफिट आएगा, मैनेजर कमीशन को ध्यान में ना कंसीडर करते हुए नेट प्रॉफिट निकाल लेना, वही नेट प्रॉफिट है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस, आपको रेट भी दे रखा है मैनेजर कमीशन का 10%।
और कह रहा है मैनेजर कमीशन निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर वाले प्रॉफिट में से, मतलब इस वाले प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन, तो बहुत इजी है, निकाल लो। ये प्रॉफिट मैं निकाल ही लूंगा 10 लाख और 10% लगाऊंगा तो 1 लाख रुपए मैनेजर कमीशन मुझे देना होगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब आफ्टर वाली कंडीशन आती है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस हो चुका वाला प्रॉफिट यहाँ लिखो। और वो कैसे लिखूंगा, कमीशन निकालना है मुझे, बिना कमीशन निकाले आफ्टर वाला प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ, इसलिए मैथ लगती है यहाँ पर। आइए केस नंबर 2, इफ मैनेजर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ मैनेजर कमीशन ऑन देखिए, अगर आपको डिटेल में समझना है फिर भी मैं बार बार ये कहूंगा कि वो वीडियो देखिए, एक एक घंटे लगा लगा के समझाए ये बात बहुत डिटेल में। और रिवीजन में कभी डिटेल में नहीं होता, रिवीजन का मतलब है आपको चीजें पहले से पता है, बस आपको एक बार रिवाइज कराना है। सबसे सिंपल तरीका जो हर एक टीचर हर जना कराता है, हर एक टीचर करा रहा होता है, सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि आप कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन। क्योंकि इजी भी है, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर लिखेंगे, लिखना आपको बिफोर ही है पर निकालना था आफ्टर में, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन में रेट प्लस 100, ये करेंगे। ये जो हर जगह आपको देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल दे देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको दे रखा है 10 लाख रुपए, 12,50,000 दे रखा है लेट्स सपोज, रेट आपको दे रखा है 10%, और ये 10% निकालना है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे निकालना है 10%। वो नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस हो चुका उस वाले प्रॉफिट पे 10% लगाना है, मतलब 10% किस वाले प्रॉफिट पे अप्लाई करना है, आफ्टर वाले प्रॉफिट पे अप्लाई करना है, पर मेरे पे बिफोर दे रखा है तो रेट अपॉन में रेट प्लस 100 कर देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, 12,50,000 जो आपको बिफोर लेना है, पर रेट तो आफ्टर में का, तो जैसे 10% करते हो ना, 10 अपॉन में 10 प्लस 100 करोगे, यहाँ पर रेट अपॉन में रेट प्लस 100, 12,50,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110। अगर आपके 5% है तो 5 अपॉन में 105, 20% तो 20 अपॉन में 120, इस तरीके से 15% है तो 15 अपॉन में 115। और ऐसे करने पर आपका ये जैसे 110 से करते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, 12,50,000 110 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12,50,000 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, आपका मैनेजर कमीशन आ जाएगा 1,13,636, 1,13,636। ठीक है दोस्त, ये कैसे निकाला जाएगा ध्यान दीजिए, रेट कैसा आया। रेट आने का तरीका था ऐसा कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा होता है, फिर यहां से आप कमीशन माइनस करते हो एट द रेट 10%, ठीक है जी, और उसके बाद आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर, जैसे आता है ना, कमीशन माइनस करोगे 10% तभी तो आफ्टर आएगा। तो लेट सपोज कि ये अपने आप में 100% होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या है 100% है, 100 है, अब 100 है तो ये 10% किस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है। ये देखो ना क्या लिखा था कि जो रेट है 10% वो किस पे अप्लाई करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर वाले पे ना करना है। तो ये अगर मैं इसको 100 लेट कर लूं कि मैं कहूंगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अपने आप में 100% है और 10% इस पे अप्लाई करना है। पहले वाले केस में क्या था कि 10% इस पे अप्लाई करने आता, केस नंबर 1 में वो कह रहा है 10% इस पे अप्लाई करो, तो इस पे अप्लाई करने पे क्या आया 10 आया, तो ये कितना रहा होगा 110 ही रहा होगा, क्योंकि जब 110 ऊपर रहेगा तभी तो 10 माइनस करने पे 100 आएगा। इसका मतलब कि अगर आपका ये 100 है और ये 10% पर अप्लाई करने पे 10 आया तो ऊपर वाले को 110 करना होगा ना। तो मतलब जो नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है वो 110 के बराबर है, इसलिए मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर को 110 से डिवाइड करा तो 1 के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 करा 10 के बराबर आ गया। ये था बेसिक लॉजिक। और हम मैथ के तरीका देख लेते हैं एक बार। मैथ वाला तरीका क्यों दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना मैथ बहुत पसंद है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ बहुत पसंद है, तो मैथ वाला तरीका इसलिए मैं दिखा देता हूँ। मैथ वाले तरीका में क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले तरीके में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपको नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, आपको निकालना पड़ेगा बड़े क्वेश्चन में ये भी। इसमें से आप करोगे मैनेजर कमीशन माइनस, और फिर क्या आ जाएगा, मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या आ जाएगा दोस्त, मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर आ जाएगा ना, कि कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा। यही तो मैंने ऊपर अभी भी लिखा। एक बात बताओ, बिफोर आपने निकाल लिया, उसमें से कमीशन और माइनस करोगे तो आफ्टर कमीशन आ जाएगा, है ना। बिफोर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना जी, 12,50,000, और ये कह रहा है कि देखो जो 10% निकालना है वो इस पे निकालना है। तो अगर मैं इसको एक्सलेट कर लूं, ये कह रहा है ना 10% निकालना है, किस वाले पे मैनेजर कमीशन में 10% निकालना है, मैनेजर कमीशन जो 10% अप्लाई कर रहा है वो किस वाले प्रॉफिट पे, इस वाले पे, इस वाले पे। सर इस वाले पे करना होता तो बहुत इजी हो जाता, पर इस वाले पे करना है, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, ठीक है। तो एक्स ये है, तो 10 का x%, 10% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर है, लेट किसको करा मैंने, इसको, क्योंकि इस पे निकालना था कमीशन, इस पे कमीशन निकालना होता उसको एक्सलेट करते हैं, अगर नहीं दे रखा होता। 10% निकालना था इस पर, इसको मैंने एक्सलेट लिया, और 10% ऑफ एक्स। अब मैथ है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 12,50,000, 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा, क्या जाएगा 12,50,000, 10 से 10 करके यहाँ आ गया एक्स अपॉन 10, एक्स बन जाए एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स, माइनस का ये उधर आकर हो जाएगा प्लस का, 12,50,000 एक्स, ये माना जाएगा प्लस एक्स अपॉन 10, नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लो, 12,50,000 एलसीएम आया 10, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 10x, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1x, 12,50,000 10 + 1 11x अपॉन में 10, 10 को मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो, 12,50,000 इधर देख लो, 10 को इधर मल्टीप्लाई करा और ये 11 उठा के नीचे कर दिया, इक्वल टू एक्स। ठीक है सर, तो एस की वैल्यू निकाल ली, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी करेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी 11 लाख, एस की वैल्यू आ जाएगी 11,36,363, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सर एक्स क्या है, कमीशन नहीं सर, एक्स था ये। अब एक्स का 10% होगा मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर कमीशन होगा इसका 10% होगा, तो 11,36,363, भाई ये समझ लो ना, एस किसको माना था मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को माना था ना, तो वही आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 10% करूंगा, इसका 10%। मैथमेटिक्स से हमने क्या करा, हमने मैथमेटिक्स से बिना मैनेजर कमीशन निकाले ये प्रॉफिट निकाल दिया, ये होता है मैथमेटिक्स का बेनिफिट। मतलब मैथ मैंने क्या करा, मैंने बिना मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करे हुए आफ्टर मैनेजर कमीशन वाला प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जो कि 11,36,000, इसका 10% निकालूंगा तो 1,13,636, और यही मेरा पहले भी आया था, 1,13,636, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और इस तरीके से आपका खत्म हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बता ही चुका हूं, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, जैसे अमाउंट निकलेगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और लायबिलिटी में, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट की। दिस इज द टॉपिक, बस खत्म हो गई आज की क्लास, सारी चीजें बता दी है, सारा अच्छे से आपको रिवीजन करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैड डेट, फिर क्वेश्चंस और चैप्टर खत्म। बाय बाय, टेक केयर।